जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में बता दिया था। याद है कि भूल गए? मैं तुम्हें छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हमें वही चीज कंटिन्यू करनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, पर मैंने काफी सारी जानकारी तुम्हें दे दी थी। ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने तुम्हें यह बताया था कि ये 1887 में हाइनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि किसी मेटल के सरफेस पर अगर मैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करूं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। जिन लोगों ने भी लास्ट क्लास नहीं ली है या लेक्चर नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं जो रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए कर रहा हूँ, वैसे ये सब मैं समझा चुका हूँ। ये मेटल प्लेट है, मान लो इसको लिख देते हैं लिथियम मेटल। इसके सरफेस पर बच्चों कौन आ रहा है? फोटॉन्स, मतलब कि इंसिडेंट लाइट। इसके पास पक्का एनर्जी होगी कितनी? एच न्यू। जैसे ही ये रेडिएशन यहाँ पर फॉल करेगी, यहाँ से बच्चों कौन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे? बच्चों इनको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ से इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें समझा दिया था, याद है कि भूल गए? और ये तो बस फेनोमेना समझाने के लिए मैंने ड्रॉ करा है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो मैंने ये वाला फिगर ड्रॉ किया था, देखो जरा। नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो क्योंकि यह नेगेटिव पोटेंशियल है तो पक्का इस प्लेट पर कौन सा चार्ज होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। ये प्लेट कौन सी है? ये प्लेट पक्का एक ऐसे एलिमेंट की, एक ऐसे मेटल की होगी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, क्योंकि मुझे इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने, लास्ट क्लास में बता चुका हूं। और इस प्लेट पर बच्चों कौन सा चार्ज होगा? जल्दी बोलो। अरे क्यों भाई? क्योंकि वो कनेक्टेड है। क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो अभी हमको यहाँ पर कोई करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। और मान लो हमने इसको वैक्यूम कर दिया। हमने क्या करा? हमने ट्यूब लगाई और यहाँ से सारी एयर टू वैक्यूम में खींच ली, मतलब वैक्यूम बन गया। समझ गए ना? अब जैसे ही यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन आएगी, और ये रेडिएशन पक्का किसी ऐसी लाइट की है जिसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन, जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो यहां से बच्चों इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे या नहीं? जल्दी बोलो। तो यहां से निकल कर इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, ये देखो। और ये कहां जाना चाहते हैं? आगे। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, अब चार्ज फ्लो होगा तो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा या नहीं होगा? तो एमीटर में रीडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसीलिए करंट जा रहा है इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें इधर आ रहे हैं। हाँ या ना? देखो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तभी तो करंट इधर जा रहा है। सबको समझ में आ गया? तो यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी लाइट फॉल हो रही है जिसकी रेडिएशन या जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को यहां तक की कहानी समझा दी थी, और इसके अलावा मैंने तुम लोगों को इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। जो लाइट हम यूज कर रहे हैं विजिबल लाइट, उसकी इंटेंसिटी का इस करंट पर क्या इफेक्ट है, और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है, इसके बारे में भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो इसके अलावा
इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो जो खास खास बातें हैं, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आज हम वो यहां पे लिखने वाले हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपने देखे, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। मैंने तुम्हें बताया था जैसे ही यहां पर इंसिडेंट लाइट फॉल होगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई टाइम लैप्स नहीं होगा, क्योंकि ये एक हेड ऑन कोलिजन है। लाइट का पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तो पार्टिकल पे पार्टिकल हिट हुआ और इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो गया। इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये समझ सोचना कि यहाँ से लाइट आएगी, इस पे फॉल करेगी, फिर ये गर्म होगा, फिर इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकलना शुरू होंगे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जैसे ही लाइट इस पर फॉल होगी, जैसे ही फोटोन्स हिट करेंगे, तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत। तो यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, इजेक्टेड from the surface of metal as soon as light of certain frequency falls on the surface, there is no time lapse between striking of photon and ejection of electron। कोई दिक्कत? अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही तो रिजल्ट है ना ये। नंबर 2, किसी भी मेटल के ऊपर किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा? नहीं। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को अगर आपको उसके सरफेस से इजेक्ट कराना है, मेटल के सरफेस से, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, क्योंकि वो बाइंड है मेटल के सरफेस से, वो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, और उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। हाँ या ना? यानी अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। तो मुझे एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को चूज करना होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, और वो लाइट मुझे उस मेटल पे फॉल करानी होगी, तब जाकर कहीं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। हाँ या ना? यानी डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of metal. Different metals have different work function and therefore a certain and therefore a light of certain minimum frequency, इस certain minimum frequency की लाइट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज required to eject the electron। हाँ या ना? हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग है, तो सभी को अलग अलग एनर्जी की लाइट चाहिए, तो एनर्जी अगर अलग अलग है तो सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट पहले सेलेक्ट करनी होगी सर्टेन मेटल के लिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अच्छा,
इफ द लाइट या रेडिएशन भी बोल सकते हो ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। अगर आप एक ऐसी लाइट यूज कर रहे हो जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? क्या कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? नहीं। इज यूज देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड as there is no electron is ejected। ये बात भी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद अगर मान लो मैं इंटेंसिटी, चलो इंटेंसिटी वाला पॉइंट अभी नहीं लिखते, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है, तो जो लाइट हम फॉल करा रहे हैं उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी वर्क फंक्शन से, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है? वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। हालांकि ये बात हमको किसने बताई थी बाद में? ये बात हमको बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई थी, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। समझ गए? बट फिर भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अच्छा, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हाटएवर बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये वाला पॉइंट आप ऐसे समझ लो जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी समझाया था, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मुझे यहां से रिमूव करने के लिए 100 जूल की एनर्जी चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे आके मुझे धक्का मार रहे हैं और उन सबके पास सिर्फ 10 जूल की एनर्जी है, तो कितने भी बच्चे आ जाएं वो मुझे बारी बारी धक्का कितनी बार भी मार ले, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। मेरी बात समझ में आ गई? अगर वो सब एक साथ धक्का मारेंगे तो अलग बात है, एक एक करके आ रहे हैं और मुझे धक्का मार रहे हैं 10 जूल की एनर्जी से, और मुझे यहां से हटने के लिए एनर्जी चाहिए 100 जूल की, तो कोई भी बच्चा मुझे यहां से हटा पाएगा? तो चाहे कितने भी बच्चे हो, 1000 10,000, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो यहां भी यही लिखा हुआ है, इंटेंसिटी व्हाटएवर बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए, और उनके पास एनर्जी तो है ही नहीं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी तो कम है, और फ्रीक्वेंसी चाहिए न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, तो उतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आपने ली नहीं, और इंटेंसिटी आप बढ़ाए जा रहे हो, तो इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन तो बढ़ जाएंगे पर इलेक्ट्रॉन तो एक भी इजेक्ट नहीं हो पा रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? चले आगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द photoelectron is directly proportional to the frequency of incident light या फिर रेडिएशन। समझ में आया? जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? जो लाइट आपने फॉल कराई है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। समझ में आ गया? एंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात भी समझ में आ गई? काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की कितनी है ये किस बात पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर, और यहां पे इंटेंसिटी का कोई काम नहीं है। आई बस समझ में? ठीक है। और इसके बाद एक पॉइंट और ऐड कर लो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट होंगे ये तो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। ये शायद मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझा दिया था कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होता है।
ठीक है, इसी चीज को अभी हम ग्राफिकली भी समझेंगे। यहां तक किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, चले आगे। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है फोटो करंट पर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये समझा दिया था। इसी चीज से रिलेटेड कई बार ग्राफिकली भी चीजें पूछ ली जाती है। बच्चों मुझे फटाफट बता दो, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो उससे सीधा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? फोटो करंट पर। हाँ या ना? क्योंकि देखो एक बार फिर से मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी बढ़ेगा। इसको वर्ड्स में लिख लेना, ऐसे मत लिखना, और ऐसे लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाता है। एग्जाम में ऐसे मत लिख देना। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, यानी कि या ये समझ लो कि नंबर ब्राइटनेस ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। बढ़ेगी, ब्राइटनेस ऑफ लाइट बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, तो ज्यादा फोटॉन जब हिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स पे मेटल प्लेट पर तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। बच्चों नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या अगर बढ़ेंगे तो ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज अगर ज्यादा फ्लो करेगा तो करंट इंक्रीज होगा कि नहीं? तो यहां पर फोटो करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बच्चों क्या इंटेंसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? जल्दी बोलो। इंटेंसिटी के बढ़ने से या नंबर ऑफ फोटोन के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? नहीं। इस पर क्या आएगा बच्चों? नो इफेक्ट। आगे बात समझ में? ये मैं तुम्हें लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। अभी मैं इससे रिलेटेड ग्राफ बनाने वाला हूं, इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा याद दिला रहा हूं। कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। अच्छा, अगर बच्चों मैं जो ये इंसिडेंट लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो जरा सोच के देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट या इंसिडेंट लाइट बढ़ेगी। इंसिडेंट लाइट की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो जरा सोचो फोटोन पे वो ज्यादा तेज जाके हिट करेगा। तो जब ज्यादा तेज जाके हिट करेगा तो कुछ पार्ट तो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर लिया, क्योंकि वर्क फंक्शन को वहां से रिमूव कराने के लिए वो एनर्जी यूज हो गई। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो उससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन बोलना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, लाइट के जो फोटॉन्स है, पार्टिकल्स है, वो बढ़ेगी। दे विल हिट इलेक्ट्रॉन्स हार्डली, ये ज्यादा तेज को हार्ड करेंगे हिट, और जब इस पे ज्यादा तेज ये हिट करेंगे तो क्या बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? क्या फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बोलो। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ जाएंगे? क्योंकि इंटेंसिटी तो आपने बढ़ाई नहीं। क्लियर हो गया? अब इसको ग्राफिकली समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। अगर मान लो बच्चों एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट फॉल होने जा रही है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको किससे, उसकी फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस से। और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? सोच के बताओ, जल्दी बोलो, बढ़ेगा ना? तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बच्चों चेक करो, ये कहीं ना कहीं इस एक्सिस को कहां पे जाके काट रहा है? इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है ये है न्यू नॉट, क्योंकि कम से कम कुछ तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, और वो जीरो तो हो नहीं सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई चेक करो एक्स एक्सिस पर क्या है, जल्दी बोलो। फ्रीक्वेंसी किसकी? इंसिडेंट लाइट की। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर ये ग्राफ मैं ऑरिजिन से स्टार्ट करता तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। तो फ्रीक्वेंसी जब जीरो थी तो क्या उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा भी? यानी न्यू नॉट तक तो आपको कम से कम फ्रीक्वेंसी कुछ तो मिनिमम होगी ना, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होगा। यानी इस ये जो वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसी की, इन पर तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही नहीं रहा। इस पॉइंट पर आकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हुआ जब हमने इतनी फ्रीक्वेंसी दी। तो ये कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर आप उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तो फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा? कितने बच्चों को ये ग्राफ समझ में नहीं आया? आ गया ना? भाई देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पर ऑरिजिन से स्टार्ट मत करना, क्योंकि काफी देर तक तो आपको फ्रीक्वेंसी उतनी देनी पड़ेगी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। उससे कम फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा, तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी तो बहुत दूर की बात है, मिल ही नहीं रही। तो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसके बाद ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी हमें उसके बाद मिलना स्टार्ट होगी। उस पॉइंट पर जीरो, और उससे पीछे तो काइनेटिक एनर्जी का कोई ग्राफ ही नहीं है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? चलें आगे। अगर बच्चों मैं एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ले लूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब ये रहने वाला है कांस्टेंट। ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं भाई, एनर्जी तो बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ये वाला ग्राफ भी सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे। ये सारे अपनी कॉपी में बना लेना बच्चों। इंटेंसिटी बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट टेढ़ी क्यों जा रही है? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? यानी इसका ग्राफ कैसे जाएगा? सीधा ऐसे। हाँ या ना? भाई ब्राइटनेस बढ़ा के देखो आप, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, नो डाउट। अच्छा, फोटोन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। यानी इसके बाद एक और ग्राफ बना लेना और यहां पे लिख देना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो फोटोन बढ़ेंगे, फोटोन बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी, तो ग्राफ तो यही आएगा तब भी। हाँ या ना? आगे बात समझ में? और बच्चों जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और ये इधर जाएंगे तो जरा सोच के देखो, क्या फोटो करंट भी बढ़ेगा? हाँ या ना? तो अगर मान लो यहां पर y एक्सिस पर
अगर मैं फोटो करंट लिख दूं, फोटो करंट, तब क्या होगा? करंट बढ़ेगा तो सॉरी इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाओगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अरे भाई समझ में आ रहा है? सिंपल है ना। जो चीजें मैंने पहले वर्ड्स में लिखी थी एरो बना बना के, वही चीज ग्राफिकली मैंने बना दिया है और कुछ भी नहीं। चलें इसके बाद, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमें किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। समझ गए? जिसके लिए उसको क्या मिला? नोबेल प्राइज। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया? अब हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके। और ये जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन उसने कब दी है? 1905 में। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और इस एक्सप्लेनेशन के लिए उसको क्या मिला बच्चों? पर ये बड़ी सोचने वाली बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो डिस्कवर किसने करा बच्चों? हर्ट्ज ने। हाँ या ना? डिस्कवर किसने करा? और नोबेल प्राइज किसको मिल रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? और तो और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मान लो चलो मैं एक्सप्लेन कर भी रहा हूं, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थ्योरी किसकी उठाई? किसी और की, यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज करी उसने। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो हमें किसने दी थी? प्लैंक ने। और इसको एक्सप्लेन किसने करा बच्चों? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मतलब वो समझ में आ रहा है? थ्योरी एक्सपेरिमेंट किसी और का है, किसी और की थ्योरी उठाई और उसको मैंने खाली एक्सप्लेन कर दिया, जिसके लिए उसको क्या मिला? नोबेल प्राइज। भाई महान साइंटिस्ट थे। चीजों को एक्सप्लेन करना ही तो साइंस होता है। भाई साइंस का मतलब क्या है? चीजों को, जो उलझी हुई गुत्थी है उसको सुलझाना, तो वही करा है उसने। और जबकि E = mc², रिलेटिविटी, इसके लिए उसको कुछ भी नहीं मिला अल्बर्ट, जबकि ये ज्यादा बड़ी खोज है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग अपने काम पे चलते हैं। और पहले मुझे ये बता दो बच्चों, तुम्हें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मालूम है कि भूल गए? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है किसी भी रेडिएशन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, यानी E = क्या होता है बच्चों? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं। हाँ या ना? तो आइंस्टाइन ने ये बोला कि जो ये फोटोन आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन पे हिट होने के लिए, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है, क्योंकि ये फोटोन किसके हैं? लाइट के। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पक्का उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी होगी, यानी फोटोन एनर्जी लेकर आ रहा है, ये बात पक्की है। हाँ या ना? तो जब ये फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया तो कुछ एनर्जी तो खर्च हो गई उसके वर्क फंक्शन की बराबरी करने में, इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट कराने में, और बाकी की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गई और फोटोन हो गया गायब। फोटोन हो गया। और यहीं से हमें ये बात भी पता चली कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। याद रखना ये बात, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो जब फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन पर हिट हुआ तो वो रेस्ट पर आ गया, उसने अपनी एनर्जी सारी की सारी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी तो खर्च हो गई उसके वर्क फंक्शन की वजह से,
और कुछ इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी बन के चली गई, तो फोटोन तो गया ना, तो फोटोन का वजूद खत्म हो गया। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या हो गया, समझ में आया? ये भी इसी का रिजल्ट है। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला इन 1905, आइंस्टाइन explain the photoelectric effect in which he said some part of the energy of photon is used to eject electron from metal surface and remaining energy is passed on to ejected electron in the form of kinetic energy of photoelectron। ये बात हमें आइंस्टाइन ने बताई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की एनर्जी ऑफ फोटोन की जो टोटल एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट खर्च हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाने में, बाइंड है ना वो, और कुछ पार्ट चला गया जो हमें अब दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के केस में। हाँ यार, कुछ एनर्जी उसकी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है बच्चों वो क्या है, एच न्यू, दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर। कोई दिक्कत? h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन की तो एक एनर्जी है, h न्यू नॉट इज प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये हाफ mv स्क्वायर का मतलब काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे फाइंड करनी हो तो क्या h न्यू नॉट इधर आके माइनस हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मतलब ये कि आप एक बात बताओ, अगर आपसे मैं कहूं कि एक बॉल को दूसरी बॉल पे मारो, क्या ये जरूरी है कि वो बॉल जो तुमने फेंक कर मारी है वो बिल्कुल सामने से जाके एकदम टकराए, मतलब हेड ऑन कोलिजन हो जरूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है वो बस उसको बस छू के निकल जाए या पूरी एनर्जी ट्रांसफर ना कर पाए, हाँ या ना? तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, ठीक है? तो जब ये फोटोन इस पर आकर हिट करेगा तो जरूरी नहीं है हमेशा की पूरी एनर्जी ट्रांसफर ही कर दे, समझ गए? पर अगर मान लो वो कर भी देता है, ऐसा हेड ऑन कोलिजन हो भी जाता है, तो उस केस में जो बची एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन होगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? जितनी एनर्जी हमने दी है माइनस वर्क फंक्शन, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ पर के ई मैक्स लिखा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? एच अगर मैं कॉमन ले लूं तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों। क्या ये जरूरी है जो एनर्जी है या जो रेडिएशन है हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी दी हो? क्या ये जरूरी है? जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी दी हो या वेवलेंथ दी हो। तो हम जानते हैं लैम्डा इनटू न्यू इक्वल टू सी होता है, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, हाँ या ना? तो जरा चेक करना, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट, हाँ या ना? दोनों में से अगर सी कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा? एच सी
1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, बस वो वेवलेंथ के फॉर्म में है। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई, जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई। तो वेवलेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला ये बन जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज हमें किसने समझाई? ये चीज हमें समझाई अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसके लिए उसको मिला नोबेल प्राइज। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। इसको कॉपी में लिख लेना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ। तो ये पढ़कर आना, समझकर आना, वरना क्वेश्चंस करने में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तो जब मैं बोर्ड पे करूँगा तब तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप घर जाके खुद से करोगे तब दिक्कत आएगी। इसीलिए ये बोल रहा हूँ, पढ़कर आना। कोई दिक्कत? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।